और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। बहुत स्वागत करता हूं आपका, मैं दिनेश गौतम। और पहले आपको यह बता दूं कि कौन सी वो अहम खबरें हैं जिन पर खास तौर से निगाह रहने वाली है। आपको दिखाएंगे वडोदरा में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बड़ी साजिश कैसे हुई रीखोड। आपको यह भी बताएंगे कि 24 के सियासी दंगल में क्या दिखाई दे रहा है अभी से। संयोजक के नाम को लेकर इंडिया गठबंधन है मौन, क्यों है ऐसा? बीजेपी पूछ रही है मोदी के मुकाबले कौन? नॉर्थ कोरिया ने किया एटमी हमले का अभ्यास, किम बना सियोल के गले की फांस, अमेरिका की भी रुकी सांस। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप देखेंगे। और दिल्ली वाले हो जाएं सावधान, डेंगू का मच्छर हुआ बेलगाम, 6 साल का रिकॉर्ड हुआ धड़ाम। ये पूरी खबर भी आपके सामने होगी, लेकिन पहले ये बिग एंड बोल्ड खबर देखिए। गुजरात के वडोदरा में बड़ी सांप्रदायिक साजिश का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करते थे। हिंदू लड़कों के साथ घूमने वाली लड़कियों को लोकेट किया जाता था, जिसके बाद लड़का लड़की दोनों का वीडियो बनाकर ग्रुप के लोग ब्लैकमेल करते थे। ऐसा ही एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन 40 से 50 लोग इन व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स का शिकार हो चुके हैं, जो डर की वजह से सामने नहीं आ रहे। पुलिस को अब तक 500 अलग अलग नंबर्स मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। सनसनीखेज व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा वडोदरा पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि ग्रुप के लोग पहले हुसैनी आर्मी, उसके बाद आर्मी ऑफ मेहदी, फिर लश्कर आदम के नाम से बने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस को ग्रुप मेंबर्स की करतूत की भनक न लगे, इसलिए कुछ दिनों के भीतर ग्रुप डिलीट कर नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था। हालांकि लंबे समय तक सोशल मीडिया पर नजर रखने के बाद आखिरकार पुलिस ने 3 ग्रुप एडमिन समेत 8 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ब्लैकमेलिंग के लिए हेट गैंग किस तरीके से वीडियो बनाता है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। तुम आए किधर से? भावनगर से यहाँ पर। क्या नाम है? ये छोकरा है भाई, आकोटा ब्रिज पे पकड़े लाए हमने। ये आपा है, शकीन आपा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी बताते हैं कि ये ग्रुप आखिर कैसे ऑपरेट करता था। दरअसल ये गैंग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा था। ये लोग सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इन्हें अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की को किसी दूसरे समुदाय के लड़के के साथ ये देख लेते थे उसे, तो ये उसे पकड़ लेते थे और फिर लड़के की पिटाई करते थे। जिन कपल्स पर इनकी निगाहें होती थी उनकी सारी डिटेल्स ग्रुप में शेयर की जाती थी। ये लोग वीडियो बनाकर लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। कुछ मामलों में तो इन्होंने लड़की के माता पिता से भी पैसे ऐंठे हैं। शासन का बुलडोजर गर्जा। नगर निगम की टीम ने दल बल के साथ कृष्णाबाग कॉलोनी पहुंचकर एक अवैध मकान के हिस्से को गिरा दिया। यह मकान उसी गार्ड का है जिसने कुछ दिन पहले कुत्तों के विवाद के बाद गोली चला दी थी, जिसमें 2 लोग मारे गए थे, जबकि 7 लोग जख्मी हुए थे। आरोपी रामपाल राजावत, उसका बेटा संदीप सिंह और भतीजा शुभम हवालात में है। वहीं मृतकों के परिजनों का आरोप है कि निगम की टीम ने सही कार्रवाई नहीं की है। आरोपी गार्ड के पूरे घर को नहीं गिराया गया, बल्कि सिर्फ एक हिस्से को ढहाकर खाना पूर्ति की गई। और राजस्थान के करौली में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर लात भूसे चले। नौबत पत्थरबाजी तक की आ गई। कुछ पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली। बताया जा रहा है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और धीरज गुर्जर करौली पहुंचे थे, और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के 2 गुट भी वहां पहुंच गए। नेताजी का स्वागत किया गया, फिर नारेबाजी शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में दोनों गुट एक दूसरे से उलझ गए और फिर स्थितियां ऐसी बन गई। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस ने दल बल के साथ तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जमीन पर पुलिस का एक्शन जारी था, तो आसमान से पुलिस के ड्रोन निगाहें रख रहे थे। छापेमारी उस इलाके में की गई जो पिछले 12 साल से गोकशी का ठिकाना रहा है। इस दौरान पुलिस के जवानों ने छतों से लेकर एक-एक कमरे की तलाशी ली और गोकशी में शामिल रहे आरोपियों के घर समेत आसपास के मकानों को भी खंगाला गया। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब पुलिस को पता चला कि वारदात को मंत्री के बेटे की पिस्तौल ने अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को खून से लथपथ शव घर के अंदर मिला, जिसके बाद फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मृतक का नाम विनय श्रीवास्तव है और वो कौशल किशोर के बेटे विकास उर्फ आशु का दोस्त बताया जा रहा है। मामला इसलिए भी संदिग्ध हो गया क्योंकि जिस कमरे में शव मिला सिर्फ उसी कमरे का सीसीटीवी बंद मिला। हालांकि मंत्री कौशल किशोर ने साफ कर दिया कि वारदात के वक्त आशु घर पर मौजूद नहीं था। मंत्री के बेटे विकास किशोर ने भी अपनी सफाई में दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की टिकट और फोटो जारी की।
पुलिस के मुताबिक रात में 6 लोग आए थे। देर रात तक पार्टी चली, इस दौरान घटना हुई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और आपको ये बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर कोई आरोप लगा हो। इससे पहले भी फर्जी FIR के एक मामले में आरोप लग चुके हैं। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलते हैं और अगली खबर ये कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। लड़के का शव उसके घर में पंखे से लटका हुआ मिला, लेकिन परिजनों का आरोप है कि साकिब खान नाम के शख्स ने उसकी हत्या करके शव को पंखे से लटका दिया और फरार हो गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने साकिब को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों के मुताबिक पिंकी गुप्ता एक जिम में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और जिम में आने वाले साकिब के साथ रिलेशन में थी। जब पिंकी को पता चला कि साकिब पहले से शादीशुदा है तो दोनों में लड़ाई हो गई, जिसके बाद साकिब ने उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ऑफिशियली यह साफ होगा कि मामला हत्या का है या पिंकी ने आत्महत्या की। और इंडियन नेवी के नए जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को लॉन्च कर दिया गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत ये 7वां और आखिरी स्टेल्थ जंगी जहाज है जो दिखाई नहीं देता, वो होता है स्टेल्थ। INS महेंद्रगिरी के लॉन्चिंग कार्यक्रम को मुंबई में अंजाम दिया गया, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। इस जंगी जहाज के इंडियन नेवी में शामिल होने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही भारत के समुद्री सीमाओं पर बुरी निगाह रखने वाले भी अब और संभल कर रहेंगे। पुष्पालिं फुलानिं अर्पयामि नमस्कुर्मि नाना परिमलद्रव्याणि अर्पयामि नमस्कुर्मि। और अब आपको बताते हैं कि INS महेंद्रगिरी की कैसी फौलादी ताकत है और इसके आने से भारतीय नेवी को कितनी मजबूती मिलेगी। समंदर का ये सिकंदर एंटी शिप मिसाइल से लैस है। ये वॉरशिप एंटी सबमरीन रॉकेट से भी लैस है। इसके अलावा इसमें एक 76 मिलीमीटर की ऑटो मेलारा नौसैनिक गन लगी है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस महेंद्रगिरी में रेडार MF स्टार लगा हुआ है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए लॉन्चर भी है। इसकी लंबाई 149 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। महेंद्रगिरी 30 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। खास बात यह है कि इसके 75% पुर्जे देश में ही बनाए गए। और अब अगली खबर, युग सोलर मिशन आदित्य L1 की उड़ान से पहले इसरो के चीफ S सोमनाथ ने तिरुपति के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में दर्शन किए। वहां पहुंचकर इसरो चीफ ने पूजा अर्चना की और मंदिर के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो का यह स्पेसक्राफ्ट कल सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए यह सूर्ययान सोलर सिस्टम के L1 यानी लैग्रांज पॉइंट 1 तक का सफर तय करेगा। पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है और इतना लंबा सफर तय करने में आदित्य L1 को करीब 4 महीने का समय लगने वाला है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए एक पेलोड ने चांद की सतह पर भूकंप जैसी घटना को महसूस किया है। इसरो ने जानकारी दी कि ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी नाम के पेलोड ने चांद की सतह पर कंपन को महसूस किया है। हालांकि इसे पूरी तरह से भूकंप नहीं कहा जा रहा है और इसरो के वैज्ञानिक इस प्राकृतिक घटना की जांच कर रहे हैं। ILSA पेलोड का मकसद ऐसे जमीनी कंपन को पहचानना है जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ हो। इनमें भूकंप भी एक घटना है। वन नेशन वन इलेक्शन फायदों का कॉम्बिनेशन कैसे बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए संसद के विशेष सत्र से पहले देश के टॉप ऑफिसर्स के लिए क्या नया फरमान जारी हुआ है। संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी विभागों के टॉप ऑफिसर्स, सचिव, कैबिनेट सचिव को दिल्ली में ही रहने के लिए कहा गया है। किसी भी विभाग के सचिव बगैर प्रधानमंत्री कार्यालय की अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। जय वर्मा सिन्हा रेलवे की अध्यक्ष और CEO बन गई हैं। पहली बार रेलवे की ओर से किसी महिला को इस पद पर नियुक्त किया गया है। गुरुवार को जया के नाम की घोषणा की गई, जिसके बाद आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 72 घंटों में 5 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 18 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों में 2 समुदायों के बीच भारी तनाव है। 3 मई से लेकर अब तक राज्य में हिंसा के चलते 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कावेरी जल विवाद के बीच कर्नाटक में किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज गुस्साए किसानों ने बेंगलुरु मैसूर हाईवे को जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें डिमांड के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा, जिसका असर फसलों पर पड़ रहा है। बिहार के मधेपुरा में ड्यूटी पर जा रहे चौकीदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी बाइक पर सवार होकर निकले थे। जानकारी के मुताबिक मारे गए शख्स ने 2 महीने पहले खुद पर हमले की आशंका जताई थी। पुलिस को इसकी जानकारी भी दे दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसकी संभावना को तलाशने के लिए पीएम मोदी ने समिति का गठन भी कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है।
तो वहीं विपक्ष को सरकार के कदम में चाल नजर आ रही है। समिति के गठन और पूर्व राष्ट्रपति को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अपना कार्यकाल पूरा कर चुके राष्ट्रपति सरकार के प्रति जवाबदेह हों, ऐसा मुझे याद नहीं। वहीं कांग्रेस के कमलनाथ ने कहा ये एकदम से संभव नहीं, बल्कि राज्यों से भी अनुमति लेनी होगी। जबकि समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे संविधान विरोधी करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, गफलत में रहोगे तो संविधान बदल देंगे। हालांकि बीजेपी नेता वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी नेता सीसी जोशी ने इसे देश के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ कमेटी बनी है, विपक्ष इतना घबराया हुआ क्यों है। जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज की आवश्यकता है, बार बार चुनाव से विकास के कार्यों में बाधा आती है। सियासत से अलग पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो सरकारी तंत्र और राजनीतिक दलों के कामकाज में बार बार इलेक्शन के मोड पर रहने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे एक्चुअली क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन ये लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनावी खर्चों पर लगाम लगेगी। इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल के आरोप लगते रहते हैं और हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। लिहाजा इस बिल के आने से बार बार चुनावों में होने वाले इस तरीके की जो कवायद है और उसको रोकने की जो ड्रिल है उससे छुटकारा मिलेगा। पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे चुनाव आयोग का काम आसान होगा। देश में बार बार होने वाले चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो विकास के काम में भी रुकावट नहीं आएगी। कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन से पैसे, संसाधन और समय की बचत होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी अपना काम तो बहुत जल्द शुरू करने वाली है। कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब खास तौर से, और ये मुश्किल सवाल हैं, जिनका जवाब कमेटी को ढूंढना होगा। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो क्या उस राज्य में विधानसभा चुनाव अगले लोकसभा चुनाव तक के लिए टाल दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई, जैसे 90 के दशक में हमने देखा था, तो क्या तमाम राज्यों के विधानसभा के लिए भी मिड टर्म पोल होंगे। इसी तरह जब से एक देश एक चुनाव की नीति लागू होगी, उस तारीख से पहले हुए वो विधानसभा चुनाव जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं, क्या उन विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना पड़ेगा और फिर से चुनाव सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये वो सवाल हैं जो बड़े सवाल हैं और जिनके जवाब ढूंढने होंगे। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिनों की बैठक खत्म हो गई। अलायंस का कन्वीनर यानी संयोजक के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। कौन होगा कन्वीनर, अभी तक पता नहीं। गठबंधन के जिस लोगों की बात हो रही थी वो भी आज जारी नहीं हुआ। हालांकि 2 दिनों की इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। 13 मेंबर्स की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के स्लोगन के साथ देश भर में रैलियों के आयोजन का फैसला किया गया है। गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होगी। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि अब बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। किम जोंग की न्यूक धमकी सियोल की सांस अटकाएगी, कैसे आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए मोदी विरोधी गठबंधन इंडिया के जवाब में एनडीए की क्या है रणनीति। मुंबई में मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन को जवाब देने के लिए आज महाराष्ट्र एनडीए की बैठक हुई। बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत कई नेता मौजूद थे। बैठक में 2024 के लिए मिशन 48 का एजेंडा तैयार किया गया। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में अब सुनवाई 16 सितंबर को होगी। आज दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई टल गई। केस में लालू राबड़ी के साथ साथ तेजस्वी यादव आरोपी हैं। सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद ने एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर जमीन खरीदी थी और बेटे तेजस्वी यादव के नाम ट्रांसफर कर दी थी। बिहार में टीचर्स की छुट्टी में कटौती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके खिलाफ शिक्षकों ने हल्ला बोल दिया है। आज बिहार के सभी स्कूलों में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर बच्चों को पढ़ाया। गृहमंत्री अमित शाह ने मेरा माटी मेरा देश के अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए उन बहादुर लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में घोषणा की थी कि शहीद बहादुरों के सम्मान के लिए ऐसा अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर केस में अब सुनवाई 5 सितंबर को होगी। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के छुट्टी पर होने और वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई। ये मामला करंडा के कपिल देव सिंह हत्याकांड से जुड़ा है। वैगनर ग्रुप के पूर्व चीफ देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजधानी में डेंगू का डंक डरा रहा है। अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि ज्यादातर लोग आसानी से ठीक होकर घर लौट भी रहे हैं। आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े बताते हैं कि इस साल डेंगू के मामलों ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल 1 जनवरी से अब तक 348 डेंगू के मामले सामने आए हैं, जबकि 2022 में 174, 2021 में 55, 2020 में 35 और 2019 में 47, 2018 में 64 मामले दर्ज किए गए थे। 6 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद भी
डेंगू का खतरा अभी टला नहीं है। जिस तरह अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है, इसलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। डेंगू के मच्छर से सावधान रहें। आसपास साफ पानी में पनपता है, ऐसा इकट्ठा हुआ पानी कहीं पर आपको दिखाई देता है तो उसे जल्द से जल्द उसका निस्तारण कर दें। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर यह है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर बिग बॉस शो में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हो सकती है क्या। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि सीमा हैदर और सचिन को कपिल शर्मा के शो से भी ऑफर आया है। कपिल को कपिल शर्मा के शो से ऑफर आया है। इन खबरों पर सीमा हैदर का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास ऐसा कोई ऑफर नहीं है और अगर बिग बॉस या कपिल शर्मा शो से ऑफर आता भी है तो उनका फिलहाल वहां जाने का कोई प्लान नहीं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बाद अब कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी कटौती। देखिए, आज से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी कम हो गई हैं। 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर में 150 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1680 रुपए की जगह 1522 रुपए में मिल रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट ने जबरदस्त बाउंस बैक किया। सेंसेक्स 556 अंक चढ़कर 65,387 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 182 पॉइंट चढ़कर 19,435 पर क्लोज हुई। वहीं सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड सस्ता हुआ और सिल्वर में तेजी देखी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप। और अब बात बाहुबली मुख्तार अंसारी की, जिसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जेल में ही उसकी जिंदगी खप जाए। लेकिन मुख्तार अंसारी 2024 के चुनाव से पहले किसी भी तरह जेल से बाहर निकलने के लिए बेचैन। जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट में वो दुहाई पर दुहाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ उसकी धड़कन भी बढ़ी हुई है, क्योंकि जल्द ही उसकी 7वीं सजा पर भी फैसला आने वाला है और इसके लिए 2 तारीखें नजदीक हैं। वो कौन सी 2 तारीख हैं जिन्होंने मुख्तार की स्टोरी का क्लाइमैक्स फिक्स कर दिया है? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मौत बांटने वाला माफिया डॉन अब उंगलियों पर दिन गिन रहा है। हर सुबह उसे डरा रही है। सितंबर महीने में क्या क्या सितम होगा, यही सोच सोचकर मुख्तार अंसारी सहम रहा है। जुर्म की दुनिया के शहंशाह का चेहरा स्याह पड़ चुका है। जब जब वो कैलेंडर में सितंबर महीने की 2 तारीखों को देखता है, उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो तारीखें हैं 5 सितंबर, जब गैंगस्टर के एक केस में मुख्तार के खिलाफ फैसला आएगा, और दूसरी तारीख है 13 सितंबर, जब मुख्तार की कैद या जेल से आजादी को लेकर सुनवाई होगी। 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड के गैंगस्टर के इस केस में मुख्तार के खिलाफ 1 सितंबर को ही फैसला आना था, लेकिन जज के छुट्टी पर होने और वकीलों के हड़ताल पर होने के कारण सुनवाई की तारीख 5 सितंबर हो गई। अब 5 सितंबर को एक बार फिर से कोर्ट बैठेगी, तब मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो फैसला है उसे सुनाया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि साल 2009 में कपिल देव हत्याकांड, जो कि करंडा के शुआपुर गांव के रहने वाले थे, इसके साथ ही मोहम्मदाबाद के मीर हसन के ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ था, इन दोनों मामलों को आधार बनाकर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर लगाया था। और इसी केस को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। और अब जो मामला है, जो केस है, वो बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुका है और कहा यह जा रहा है कि 5 सितंबर को कोर्ट इस मामले को लेकर अपना फैसला सुना सकती है। 5 सितंबर को क्या होगा, ये सोचकर मुख्तार डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मुख्तार ने हाई कोर्ट में जेल से रिहाई के लिए अपील की है। ऐसे में अगर इस मामले में उसके खिलाफ सजा का ऐलान हो गया तो 2024 के चुनाव से पहले जेल से बाहर निकलने के उसके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मुख्तार का तो चैप्टर खत्म हो चुका है ना, एक मामले में नहीं, कई मामलों में सजाएं हो चुकी हैं। वो कभी चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेंगे नहीं। जेल की ही सलाखों के पीछे उनको रहना है, ये मान करके चला जा रहा है। और उनके करीबी नहीं, परिवार के भी लोग मान के चल रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर इस माफिया डॉन ने क्या पॉलिटिकल प्लानिंग की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन 2024 के चुनाव में पूर्वांचल की राजनीति में फाटक को लेकर तमाम सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। क्या फाटक सियासी रसूख बचा पाएगा? क्या अंसारी बंधु फिर से राजनीति में वापसी कर पाएंगे? क्या कोई बड़ा राजनीतिक दल इस पूरे कुनबे को एक साथ कबूल कर पाएगा? इन तमाम सवालों को लेकर गाजीपुर से लेकर वाराणसी और आसपास के जिलों में चर्चा जारी है। इसी के साथ बड़ा सवाल यह भी कि क्या माफिया डॉन मुख्तार अंसारी 24 से पहले जेल से बाहर आ सकेगा?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्तार की बहू निखत हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर निकली है। वो चित्रकूट जेल में बंद थी। ऐसे में सवाल उठने लगे कि अंसारी परिवार धीरे धीरे जेल से बाहर आ रहा है, तो क्या 24 से पहले खेल बदल जाएगा? क्या माफिया डॉन मुख्तार अंसारी भी जेल से बाहर आ जाएगा? क्या मुख्तार अंसारी 2024 के चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाएगा? ये सवाल इसलिए भी सरगर्म हो रहा है क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अपनी आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर 13 सितंबर को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के जेल में बिताए गए वक्त की जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में सुनाई गई सजा की अवधि से ज्यादा समय जेल में बिता लिया है। मुख्तार अंसारी के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई, जबकि मुख्तार 12 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। यानी मुख्तार ने दी गई सजा पूरी कर ली है, इसीलिए मुख्तार अंसारी को रिहा किया जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वैसे तो भाजपा की सरकार को देखिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे माफियाओं के खिलाफ है और ऐसे माफियाओं को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध दिखती है। यही वजह है कि ऐसे सारे लोग जेल में हैं। जो ये निकलेंगे, जो उनकी अवधि पूरी होगी, इनके ऊपर नए मुकदमे होंगे नए ढंग से, क्योंकि इनका कारोबार बड़ा है। ये बहुत बड़े बड़े कारोबार करते रहे। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार जेल से बाहर निकलने के लिए इसलिए भी बेचैन है क्योंकि मुख्तार ही नहीं, पूरी माफिया फैमिली को लग रहा है कि इनकी सियासत पर विराम लग गया है। हालांकि नई जनरेशन में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और भतीजा मन्नू अंसारी विधायक हैं, लेकिन सिर्फ मन्नू अंसारी ही जेल से बाहर है। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अफजाल अंसारी के सजा याफ्ता होते ही उनकी संसद सदस्यता चली गई। अफजाल अंसारी की सांसदी जाते ही गाजीपुर, मऊ, वाराणसी समेत समूचे पूर्वांचल की राजनीति में दखल रखने वाले मुख्तार अंसारी के परिवार की एक पीढ़ी की सियासत पर विराम लग गया। इसी फुल स्टॉप को हटाने के लिए मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे बेचैन है। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो अंसारी परिवार का घोसी, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया सीट पर दबदबा माना जाता है। दबदबा ऐसा कि 2019 में चले मोदी मैजिक में भी मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। अफजाल ने मोदी सरकार में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को 1,19,000 वोट से हरा। अफजाल गाजीपुर सीट से 2004 से 2009 तक भी सांसद रह चुके हैं। बलिया लोकसभा क्षेत्र में मुख्तार परिवार की पारंपरिक मोहम्मदाबाद सीट आती है, इसीलिए यहाँ के समीकरण तय करने में भी अंसारी परिवार अहम रोल निभाता है। इस हार के बाद से ही बीजेपी के लिए यह सीट चिंता का विषय बन गई थी। हालांकि गैंगस्टर के एक मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा मिलने के बाद उसकी संसद सदस्यता चली गई और ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक जिले में वो एक सीट पर अपना रसूख कभी भी बचाने में कामयाब हो जाएंगे, बशर्ते बाहर रहें। और उस जिले में जो उनके समुदाय के लोग हैं उनमें उनका प्रभाव है, पर उन वोटों की दरकार आज की जो सरकार है, इस समय जो पॉलिटिकल ट्रेंड है, उनको नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएंगे, कोई नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट कर पाएंगे, अपने सिचुएशन को रिगेन कर पाएंगे। अंसारी फैमिली में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी अपना चुनाव जीतने के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को दूसरी सीटों पर भी फायदा पहुंचाते थे, लेकिन अब यूपी का सियासी परिदृश्य बदल चुका है। मुख्तार अंसारी सियासी अछूत बन गया है। मुख्तार अंसारी तो समाजवादी पार्टी से तो कभी चुनाव लड़े नहीं, उनका आप नाम ले रहे हैं। मनु जरूर हमारी समाजवादी पार्टी से विधायक है, उनके पिता भी रहे हमारी पार्टी से विधायक। उनके जो चाचा हैं वो सांसद भी रहे, विधायक भी कई बार रहे। ये तो रहे हैं, लेकिन जो नाम लिया है आपने वो नहीं रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी के ही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव ने मुख्तार अंसारी के स्वतंत्रता सेनानी परिवार का जिक्र कर माहौल को अलग रंग देने की कोशिश की।
मुख्तार को लेकर रामगोपाल यादव के इस बयान को घोसी उपचुनाव में मुस्लिम यादव समीकरण को बरकरार रखते हुए दूसरी जातियों के वोट बैंक पर कब्जा जमाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन ये पहली बार नहीं जब यूपी की सियासत में राजनीतिक दलों के लिए मुख्तार अंसारी परिवार सियासी फांस बन गया। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक मुख्तार मामले में बैकफुट पर आ चुकी है। समाजवादी पार्टी में मुख्तार की एंट्री को लेकर 2016 में शिवपाल और अखिलेश यादव में भारी झगड़ा हुआ था। वहीं बीएसपी में भी कोई मुस्लिम चेहरा फिलहाल ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को साथ रख सके। बीएसपी के 3 मुस्लिम सांसदों में से अफजाल अंसारी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। मुख्तार का तो बाहुबली का रुतबा था अफजाल का। अफजाल जब से उनकी सांसदी गई है और वो अगला चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रह गए, तो वो माना जा रहा है कि अब अफजाल वाला जो एरा है वो खत्म हो गया। मुख्तार को भी कई मामलों में सजा हो चुकी है, तो मुख्तार और अफजाल यही 2 ऐसे शख्स थे जिनसे कि परिवार का मतलब कि वो 2 बैलों की जोड़ी थी जो कि पूरा का पूरा खेत को वो कर रही थी। अब जो नई पौध निकल रही है उसमें किसी में ऐसा दम समझ में नहीं आ रहा है। अब्बास जेल की सलाखों के पीछे हैं, अब्बास में वो न वो तेवर हैं न अफजाल जैसी राजनीतिक समझ है। तो परिवार ही पूरा का पूरा, और योगी राज में जिस तरीके से मुकदमे हुए हैं, जिस तरीके से सजाएं हुई हैं, जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, तो राजनीतिक दल भी किसी कंट्रोवर्सी में खुद को न डालने के लिए अंसारी परिवार से दूरी बनाते जा रहे हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट को नजरअंदाज कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया था। अब बीएसपी का दलित मुस्लिम समीकरण तो अखिलेश के एमवाई समीकरण का सपना धीरे धीरे चूर होता जा रहा है। ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट के तौर पर मुख्तार अंसारी को बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते, सिर्फ आदमी के तौर पर निगेट कर सकते हैं। ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट के तौर पर मुख्तार अंसारी को बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते, सिर्फ आदमी के तौर पर निगेट कर सकते हैं। मुख्तार और अतीक का उद्धार तुमसे था, दंगाई सब उदास हैं, दंगे कराइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। वैसे भी यूपी बीजेपी काफी पहले से सोशल मीडिया पर माफिया और अपराधियों का मुद्दा जमकर उठाती आ रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के अतीक और मुख्तार जैसे अपराधियों के बीच कनेक्शन दिखाती आ रही है। बीजेपी तो यहां तक कह चुकी है कि अपराधी ही अखिलेश की वापसी चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने माफिया फैमिली से दूरी बना ली है। अपराध और राजनीति के कॉकटेल ने ही मुख्तार को न सिर्फ बाहुबली बनाया बल्कि उसकी पहचान पूर्वांचल के सबसे खूंखार और बेलगाम माफिया सरगना की हो गई। लेकिन राजनीति के हालिया समीकरणों में मुख्तार अंसारी अभी मिसफिट हो चुका है। जो पहले मुख्तार के नाम पर अपराध की सरकार चलाते थे, आज उन्होंने माफिया डॉन से दूरी बना ली है, क्योंकि 2017 में यूपी में योगी सरकार के आने के बाद मुख्तार की माफियागिरी पर ब्रेक लग गई। बात बात पर लोगों पर बंदूक तान देने वाले मुख्तार के तेवर भी अब वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से मुख्तार अंसारी परिवार और उसके गैंग के सदस्यों पर लगातार कार्रवाई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर बाबा की छवि कुछ इस तरीके से गढ़ी है कि यूपी में बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी नैरेटिव सेट कर दिया है। अपराध और माफियाओं के खिलाफ नो टॉलरेंस, चाहे उसका रसूख कितना ही बड़ा क्यों न हो। एक जमाना था जब अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ हाथ डालने से पुलिस कतराती थी, उसकी घिघी बच जाती थी, लेकिन अब उनका बाकायदे इनकाउंटर हो रहा है। और यही नहीं, अपराधियों को अब जेल ज्यादा सुरक्षित नजर आती है। इसके साथ ही यूपी में अब जंगल राज और माफिया राज जैसे जो शब्द हैं वो अतीत बनते नजर आ रहे हैं। मुश्किलें सिर्फ मुख्तार अंसारी की ही नहीं बढ़ी, मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर अब तक 97 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन का केस चल रहा है। इस केस में अब्बास और उमर समेत 9 के खिलाफ आरोप तय किए जाने हैं। मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी का 4 मामलों में ट्रायल चल रहा है। पत्नी अफशा अंसारी और छोटा बेटा उमर अंसारी फरारी काट रहे हैं। सिर्फ माफिया फैमिली ही नहीं, मुख्तार के गुर्गों की भी शामत आई हुई है। S1 191 गैंग पर शिकंजा कसने के साथ ही मुख्तार के गुर्गों का भी क्रैकडाउन हो रहा है। मुख्तार के गुर्गे राजन सिंह और उमेश सिंह के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। उसके लखनऊ के गोमती नगर स्थित फ्लैट को मऊ पुलिस ने कुर्क कर दिया। मुख्तार के गुर्गे उमेश सिंह और राजन सिंह की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। दोनों भाइयों पर मऊ में 29 अगस्त 2009 को चर्चित मन्ना सिंह ठेकेदार हत्याकांड के गवाह की हत्या का केस दर्ज है। इसी केस में पुलिस ने गैंगस्टर का केस दर्ज कर कार्रवाई की।
दरअसल मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड जो है उसमें जो गवाह था उसके हत्या के मामले में उमेश सिंह मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी है और इसीलिए उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है। उमेश सिंह गोमती विस्तार में रहते हैं, जिनके फ्लैट पर पुलिस पहुंची थी, उसे कुर्क किया गया था और पुलिस जो है वो MI रसल जो कोर्ट अपार्टमेंट है उसके 403 फ्लैट पर पहुंची हुई है और उसे सील करने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये कार्रवाई जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। जेलों से चलने वाला मुख्तार अंसारी का नेटवर्क तो पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। बीते एक हफ्ते में मुख्तार के साले समेत 7 गुर्गों को गाजीपुर जिला जेल से यूपी के अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। मुख्तार के साले अनवर शहजाद को जिला कारागार से सोनभद्र जेल, अमित राय को कानपुर देहात जेल, जफर उर्फ चंदा को संत कबीर नगर जेल भेजा गया है। इसके अलावा सरफराज उर्फ मुन्नी बस्ती जेल, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को जिला कारागार से जालौन उरई जेल शिफ्ट किया गया। वहीं मुख्तार के गुरु भाई हरिहर और गुर्गे भीम सिंह को भी इटावा जेल भेजा गया। बताया जाता है कि अब भी गाजीपुर जिला जेल के अलग अलग बैरकों में मुख्तार के करीब 5 से 6 गुर्गे बंद हैं। जैसे माफिया अतीक अहमद के अंत के वक्त सियासी पार्टियों ने संबंध तोड़ लिए थे, ठीक वैसे ही मुख्तार के साथ भी हो रहा है। अब तो सियासी पार्टियां और उसके नेता भी मुख्तार के नाम से भागने लगे हैं। फिलहाल मुख्तार फैमिली की सबसे बड़ी मुश्किल भी यही है कि वो मौजूदा सियासी समीकरणों में पूरी तरह मिसफिट हैं। हाल फिलहाल तो मदद मिलने की दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती, यानी माफिया मुख्तार और उसकी फैमिली के गुनाहों का फुल एंड फाइनल होने वाला है। और मुख्तार के खिलाफ अभी जो मामले चल रहे हैं उन्हें देखा जाए तो मुख्तार का जेल से निकलना भी फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चेहरे